बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं के लिए है। और ये आपका विषय जो सामाजिक विज्ञान है ये वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और ये आपकी कैसी कक्षाओं के लिए अधिकतर निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल है। और ये सत्र 2023-24 के लिए है। और आपको ये बता दें कि आज जो अध्याय बताने वाले हैं आपको अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, ये अध्याय आपका 4 अंक का आएगा। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा, इस सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं। ये दिया है आपका निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। और ये आपका अध्याय कौन सा रहेगा? अध्याय 2 सॉरी अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। कितने मार्क्स का आवंटित अंक कितने? यहाँ पे ये 4 अंक हैं। और नोट दिया हुआ है, देखिए जो आपको प्रश्न पत्र आएगा, ये आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा किस प्रकार से रहेगा। तो प्रश्न 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प रहेंगे, जो कितने अंक के रहेंगे? आपके 6 अंक के रहेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान, ये भी आपका 6 अंक का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य, ये भी आपका 6 अंक हो गया। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी, ये भी 4 अंक का। इसी प्रकार एक वाक्य में उत्तर, ये 6 अंक के होंगे। इस प्रकार से आपका 30 अंक के क्या होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। प्रश्न 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? 2 अंक के होंगे। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, जो 3 अंक के होंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल प्रश्न 3 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के लिए होंगे। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया? अंक निर्धारण किस प्रकार से, कौन से प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर 6 से 17 तक जो 12 प्रश्न रहेंगे 2 अंक के रहेंगे। फिर 18 से 20 तक 3 प्रश्न जो रहेंगे आपके 3 अंक वाले रहेंगे। और 21 से 23 तक जो 3 प्रश्न हैं वो आपके 4 अंक वाले रहेंगे। तो ये अंकों का विभाजन आपको बता दिए। चलिए देखते हैं अध्याय 1 संसाधन विकास, इसके स्मरणीय बिंदु। संसाधन प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन हैं। वे आर्थिक रूप से कुशल और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हैं। ये क्या स्मरणीय बिंदु हैं? ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं से आपके विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा स्मरणीय बिंदु क्या कह रहा है? संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक और मानवीय। फिर तीसरा स्मरणीय बिंदु क्या है? प्राकृतिक संसाधन नदियों की तरह प्रकृति की देन है, जबकि मानव संसाधन में व्यक्तियों और मानव निर्मित संरचनाओं और संस्थानों की गुणवत्ता शामिल है। फिर नेक्स्ट स्मरणीय बिंदु है, संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए जो संसाधन होते हैं उन्हें उत्पत्ति के आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट स्मरणीय बिंदु है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, जबकि समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय होते हैं। फिर नेक्स्ट स्मरणीय बिंदु है आपका, स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कैसे होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। समुदाय के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन, क्षमता, विकसित स्टॉक भंडारण। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट आपका और स्मरणीय बिंदु दिया है, क्या दिया है? संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण जैसी गंभीर वैश्विक समस्याओं को जन्म दिया है। किससे? संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से। कौन कौन सी प्रॉब्लम आई? ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि क्षरण जैसी वैश्विक विश्व की ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता को आकर्षित करती हैं, एक नई अवधारणा यानी सतत विकास के उदय का कारण बनती है। तो ये स्मरणीय बिंदु थे आपके। ये स्मरणीय बिंदु आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपके बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए प्रश्न क्रमांक 1। उसका नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अजैव संसाधन कौन सा है। क नंबर मनुष्य, ख नंबर मत्स्य जीवन, ग नंबर चट्टाने, घ नंबर प्राणी जगत। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर चट्टाने। ये चट्टाने क्या है? अजैव संसाधन है। फिर इसी का विकल्प नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? क नंबर खनिज तेल, ख नंबर पवन ऊर्जा, ग नंबर सौर ऊर्जा, घ नंबर जलीय ऊर्जा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क नंबर खनिज तेल। खनिज तेल जो है प्राकृतिक संसाधन का भंडारण क्या है? सीमित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अवनालिका अपरदन मृदा को बनाता है। क्या कह रहा है? अवनालिका अपरदन मृदा को बनाता है। क नंबर कृषि के लिए अनुपयुक्त, ख नंबर कृषि के लिए उपयुक्त, ग नंबर चारागाह के लिए उपयुक्त और घ नंबर वनों के लिए उपयुक्त। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क नंबर कृषि के लिए अनुपयुक्त। अवनालिका अपरदन मृदा को बनाता है, किसके लिए? कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? क नंबर भूमि की ढाल, ख नंबर मृदा आवरण की उपस्थिति, ग नंबर अफवाह और घ नंबर जनसंख्या। प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा घ नंबर जनसंख्या। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए,
शैल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? क नंबर अजैविक, ख नंबर जैविक, ग नंबर नवीकरण और घ नंबर निजी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क नंबर अजैविक। शैल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है? अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। यहाँ पे जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ख नंबर जैविक और अजैविक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ख नंबर संभाव्य संसाधन। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क नंबर 1992। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, 4 ऑप्शन में से कि कौन सा कारक भूमि के उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घ नंबर जनसंख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है। तो निच्छालन से बनी मृदा क्या कहलाती है? तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर लेटेराइट मृदा। निच्छालन से बनी मृदा कहलाती क्या कहलाती है? लेटेराइट मृदा कहलाती है। आपका ये विकल्प नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए, रिक्त स्थान क्या है? पहला प्रश्न, लौह अयस्क खालिस्तान प्रकार का संसाधन है। तो आपका आंसर हो जाएगा अजैव प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क अजैव प्रकार का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है। देखिए, जो देश का कुल क्षेत्रफल जो हमारा है, उस क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खालिस्तान है। तो आपका आंसर में आ जाएगा पठार है। देश का कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र पठार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मैदान से बना है। जितने भी उत्तरी मैदान है, कौन सी मैदान से बना है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 43% हिस्सा कैसा है? मैदानी। फिर आपके सत्यासत्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? सत्यासत्य। तो पहला नंबर देखिए इसका, पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर भूमि कहा जाता है। देखिए, जो पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर भूमि कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा नंबर, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। सत्य असत्य? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सत्य। प्रश्न नंबर 3, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। सत्य या असत्य? तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सत्य असत्य? तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। सत्य असत्य? तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका, मनुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य। मनुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है, तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है। सत्य। फिर नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। बिल्कुल, ये भी आंसर सत्य है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे सत्य असत्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? प्रश्न क्या है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो आपका आंसर आ जाएगा ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। फिर तीसरा नंबर, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वर्षा से निच्छालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है, भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो आपका आंसर हो जाएगा काली मृदा या काली मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को, तो आपका आंसर आ जाएगा रेगुर मृदा। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो उत्तर देखिए, संसाधनों के संरक्षण कोई 2 उपाय। नंबर 1, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। नंबर 2, विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 इसी का, भूमि निम्नीकरण का कोई 2 कारण लिखिए।
तो उसके दो कारण क्या हो गए, नंबर 1 वनों का अत्यधिक विनाश, नंबर 2 अत्यधिक खनन होना। ये क्या हो गया आपके भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण। फिर प्रश्न नंबर 3 है भूमि निम्नीकरण के कोई दो उपाय लिखिए। तो देखिए भूमि निम्नीकरण के कोई दो उपाय, ये थे भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण और यहाँ पर उसके उपाय। तो उपाय में क्या लिख देंगे हम, नंबर 1 वनारोपण यानी वनों के रोपण और चारागाहों पर उचित प्रबंधन करना, नंबर 2 पशु चारण पर नियंत्रण करना। फिर प्रश्न नंबर 4 मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो मृदा संरक्षण दो उपाय, नंबर 1 पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल लगाना, नंबर 2 वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना। ये क्या हो गया आपका मृदा संरक्षण के दो उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 काली मृदा की कोई दो विशेषता लिखिए। तो काली मृदा की दो विशेषता क्या होगी, नंबर 1 कपास की कृषि के लिए यह उपयुक्त है, दूसरा नंबर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना के तत्व इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 लेटराइट मृदा की कोई दो विशेषता लिखिए। तो लेटराइट मृदा की दो विशेषता क्या होगी, नंबर 1 यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, नंबर 2 यह मृदा अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। क्या प्रश्न है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं। तो इनकी समस्याएं क्या है, पहली समस्या हो गई प्राकृतिक संतुलन की हानि और दूसरी समस्या क्या हो गई संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। तो उत्तर बता देंगे आप, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ये क्या होगी, सतत पोषणीय विकास से आशय क्या था वो आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 मृदा अपादन से क्या तात्पर्य। आप उत्तर बता देंगे, बहते हुए जल, पवन या हिमानी द्वारा मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपादन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 10 समुच्चय जुताई किसे कहा जाता है। तो आप उत्तर बता देंगे, ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, संसाधन से क्या आशय है। तो उत्तर देखिए इसका, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बचाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 12 देखिए, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन, ये क्या हो गया, नवीकरणीय योग्य संसाधन हो गए। उसके बाद है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो ये क्या है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रित हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13 लेटराइट मृदा की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो उत्तर देखिए, लेटराइट मृदा की 4 विशेषता, नंबर है यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। कौन सी मृदा, लेटराइट मृदा। फिर नंबर 2 अधिक तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। फिर नंबर 3 अधिक वर्षा से निच्छालन का परिणाम है ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और इसका चौथी विशेषता क्या हो गई, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में यह पाई जाती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 मरुस्थलीय मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, इस मृदा का रंग लाल भूरा होता है। कौन सी मृदा का, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। यह रेतीली और लवणीय होती है। मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है, रेतीली और लवणीय होती है। फिर तीसरा नंबर देखिए, शुष्क जलवायु के कारण जल वाष्पन की क्रिया अधिक होती है। फिर इसकी चौथी विशेषता, राजस्थान के पश्चिमी भागों में यह मृदा अधिक पाई जाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उत्तर देखिए, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता, नंबर 1 यह सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली है। दूसरी विशेषता देखिए, यह मृदा देश के उत्तरी मैदान तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसकी तीसरी विशेषता, इस मृदा में पेड़ पौधों का गला सड़ा अंश काफ़ी मात्रा में मिलता है। फिर चौथा नंबर देखिए, इसका चूना का अंश भी जलोढ़ मृदा में काफ़ी मिलता है। फिर पुरानी जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को खादर कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर देखिए, एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका एजेंडा क्या है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। फिर दूसरा, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित है।
जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। फिर अगला है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। प्रश्न नंबर 17, बांगर और खादर में कोई 4 अंतर लिखिए। उत्तर, बांगर नंबर 1, वृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। नंबर 2, यह मैदान का ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता। नंबर 3, इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। नंबर 4, यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है, इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिससे उसमें कृषि नहीं की जाती। ठीक है, क्या होगी? बांगर हो गई। और खादर क्या है? खादर नवीन तल छड़ द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। नंबर 2, यहाँ जलोढ़ मृदा का वह निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है। नंबर 3, यहाँ जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। और नंबर 4, तलछट का जमाव सब जगह एक सा नहीं मिलता, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। इस प्रकार आपको बांगर और खादर में अंतर बता दिए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 18 है, उस चट्टान का नाम लिखिए जिससे काली मृदा का निर्माण होता है, उस मृदा की विशेषता भी लिखिए। तो देखिए उत्तर, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय धरातल पर फैले लावा के ठंडे होने तथा उसके अपक्षय से होता है। लावा प्रभाव का मुख्य उदाहरण बेसाल्ट है। काली मिट्टी की विशेषता क्या हो गई? काली मृदा बहुत ही महीन कणों वाली चिका मृदा है। दूसरी विशेषता, इसमें पानी पड़ने पर यह चिपचिपी होती है तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती हैं। तीसरी विशेषता, इसमें लोहांश अधिक मात्रा होता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। फिर चौथा, इसमें नमी काफ़ी समय तक बनाए रखने की क्षमता होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इसकी पांचवी विशेषता है, यह मृदा कपास के लिए उत्तम है तथा इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं। और इसकी छठी विशेषता, इसका स्थानीय नाम रेगुर मृदा है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 से स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कौन कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक स्वास्थ्य वाले संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों और अन्य जायदाद के स्वामी होते हैं। उदाहरण के लिए बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि। ये क्या हो गए? व्यक्तिगत संसाधन हो गए। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गाँव की शामिलात भूमि जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब आदि। और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान आदि। ये क्या हो गए? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। इसी प्रकार राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। यदि खनिज, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, वह इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा है। इसके बाद चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बच्चों, आपका जो प्रश्न 19 था उसमें आपके जो संसाधन थे वो उनका वर्गीकरण करके आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। संसाधनों को विकास के आधार पर 4 वर्गों में बांटिए। प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, संसाधनों को विकास के आधार पर हमने वर्गीकरण किए। नंबर 1 संभावित संसाधन, उसके उदाहरण बताए। फिर आपका नंबर 2 विकसित संसाधन, नंबर 3 भंडारण और नंबर 4 संचित कोष भंडार के अंग। तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, उसका उत्तर समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे आपको मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बता दिए। नंबर 1 वनों का विनाश, नंबर 2 अत्यधिक पशुचारण, नंबर 3 आदिवासी द्वारा झूमिंग कृषि करना और नंबर 4 भारी वर्षा। ये मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं और उनका जो थोड़ा डिटेल आपको यहाँ बता दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इसे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों को, विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और इसमें देखिए, ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, फिर दूसरा नंबर दूसरी परत को उपमृदा और तीसरी परत को अपक्षयित मृदा और चौथी परत को मूल चट्टानें होती हैं। इस प्रकार मृदा परिच्छेदिका के तात्पर्य को आप इसको स्पष्ट करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। उत्तर देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे प्रकार के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन के निम्नलिखित सोपान। नंबर 1 क्या हो गया? राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों को गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना।
फिर दूसरा है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। फिर तीसरा है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर 23, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए, तो आपको क्यों आवश्यक है और उसके नियोजन के सोपान यहाँ बता दिए। इस प्रकार से आपका जो अध्याय 1 था कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल का अध्याय 1 के जो प्रश्न थे, जैसे आपके विकल्प हो गए, सत्य असत्य हो गए, एक शब्द और एक वाक्य में, और आपके रिक्त स्थान, तो जो प्रश्न दिए थे इन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने प्रश्न को उत्तर सहित यहाँ बताएं। यदि आपको ये प्रश्न के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।